उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल जो हाल फिलहाल में हर किसी के ज़बान पर था वो ये था कि भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता भूपेंद्र चौधरी जी को नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करते हुए इस सवाल का जवाब दे दिया है। भूपेंद्र चौधरी जी का चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों की चुनौती सामने है, और इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर। एक सवाल मैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आपसे ये जानना चाहती थी, क्या लगा था आपको कि आप हो सकते हैं, या वो जो आपको एक फ़ोन कॉल या एक मैसेज दिल्ली से आया जब आप एक दौरे पर थे ऐसा बताया गया, तब आपको लगा कि हो सकता है कि आप हो सकते हैं? नहीं, मुझे इस तरह का कोई आभास नहीं था, ना मेरे किसी नेतृत्व ने मुझे कोई इस तरह की सूचना दी। मैं आजमगढ़ के दौरे पे था, 24 तारीख या 23 तारीख की बात है। तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय से फ़ोन आया था, और फ़ोन पे केवल मुझे इतनी सूचना दी गई थी कि दिल्ली आना है। तो मैं बस इतनी, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र के माध्यम से मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी वरिष्ठ नेताओं का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मेरे नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों को साथ लेकर उस अपेक्षा को पूरा करूँगा। सर, आपका चुनाव ऐसे समय पर हुआ है जब निकाय चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है, उसके लिए भी तैयारी में हैं आप लोग। भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है ऐसा कहा जाता है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तैयारी है? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और आज गांव-गांव हमारी बूथ समितियां हैं, हमारा बड़े कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में, और कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़े लोगों का बड़ा समूह है। और हम सब मिलकर अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, और जो हमारी पार्टी का एजेंडा है उस एजेंडे के लिए, और सरकारें हमारी चुकी हैं, तो सरकारों ने जो काम किए हैं उन सब विषयों को लेकर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता हमेशा 360 दिन, 64 दिन और 12 महीने सरकार की उपलब्धियों के साथ, अपने संगठनात्मक कार्यक्रम के साथ जनता के बीच में रहते हैं। आपने कहा चुनाव है, तो चुनाव पहले स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, नगर निकायों के। तो नगर निकायों में इस बार 17 नगर निगम के चुनाव होने हैं, 199 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, और लगभग मुझे ऐसा लगता है 550 के आसपास नगर पंचायतें हैं। मैं करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन लगभग इतनी है। और सिंबल से चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नगर निकायों के चुनाव अपने सिंबल से लड़ती रही है। और हमने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, सक्रियता के आधार पर अच्छे राजनीतिक परिणाम दिए हैं। पिछली बार 16 नगर निगम थे, हम 14 जीते थे, जो 2 हारे थे वो भी हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले ही थे। भाई अलीगढ़ हम लगातार जीत रहे थे, और मेरठ में भी हम लगातार जीत रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं जीत पाए। आपके 17 नगर निगम है, जो कमी रह गई, जैसे पिछली बार 2 नगर निगम हार गए थे, उन कमियों को हमने, जो खामी रही हैं उन्हें ढूंढ लिया है, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सारे विषयों को दूर करके और पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। और हमारी सरकार ने नगर निगमों के, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो काम किए हैं अपनी सरकार के, क्योंकि सरकार ही फाइनेंस करती है, तो उन सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जनता का स्नेह, आशीर्वाद मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। अच्छा, क्या टारगेट देखते हैं ना सिर्फ निकाय चुनावों के लिए बल्कि लोकसभा चुनावों के लिए भी? केंद्र की नज़र भी हमेशा उत्तर प्रदेश पर रहती है, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है उत्तर प्रदेश, और केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पे विजिट्स भी शुरू हो गए हैं। क्या टारगेट देखते हैं आने वाले चुनावों के? उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले 2019 के चुनाव में हम 64 सीटें जीते थे, 16 सीटें हार गए थे। बाद में इसी वर्ष बाई इलेक्शन हुए हैं 2 सीटों के, आजमगढ़ और रामपुर, दोनों सीटें भाजपा जीती है। 14 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार हम हार गए थे। पार्टी विशेष रणनीति बनाकर, और केंद्रीय पार्टी भी थोड़ा सा इस पर गंभीर है, और भारत सरकार के माननीय मंत्रियों के भी
प्रवास, दौरे और नीचे तक संपर्क संवाद करने का काम भी वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो पार्टी की जो हमारी गतिविधि हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से और रणनीतिक रूप से अपनी तैयारी करके, और देश के प्रधानमंत्री जी का जो जनता के प्रति उनके मन में विश्वास है, उनके प्रति जनता के मन में विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं पिछले 8.5 वर्षों में, केंद्र सरकार ने लगभग 5-5.5 वर्षों में राज्य सरकार ने, इन सब विषयों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है पूरा इस बार कि भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीतेगी। हमारा 100%, 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीतने का हम लोगों का लक्ष्य है। इस बार 80 सीटों का टारगेट आप लोग? हमारा लक्ष्य है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का प्रदेश की जनता का अपने नेतृत्व के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर और कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और सरकारों के काम के आधार पर मैं निश्चित कह सकता हूं कि हम 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। क्या चुनावी मुद्दे देख रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण उभर के आ सकते हैं 2024 के चुनावों के? देखो, हम लोग तो यही कहेंगे कि जो हमने काम किए हैं हमारी सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, आपने देखो हल्का सा एक विषय है, स्वच्छ भारत मिशन का बड़ा हमारे लिए विषय है, और किस प्रकार से गाँव में लोग बाहरी शौच के लिए जाते थे, हमारी माताओं बहनों के सम्मान से जुड़ा विषय भी था और उनकी सुरक्षा से जुड़े विषय था। लेकिन सब भारत सरकार ने देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत सब परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, सामुदायिक गाँव में शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो आज बाहरी शौच जैसी सामाजिक बुराई से हम लोग मुक्ति पा चुके हैं, एक बड़ा काम है। राज्य सरकार ने भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ काम सरकार कर रही है योगी जी के नेतृत्व में। और आज अगर आप विचार करोगे तो अपराध और भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर है, ये सब जनता जानती है। इन सब विषयों को लेकर और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता की सक्रियता, संवाद, जनता के बीच में उसकी उपस्थिति और हमारी सरकारों के काम और हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, ये सारे विषयों को लेकर लोगों के बीच में हम जाएंगे। कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्णता के ऊपर आपने बात की। आपका एक वक्तव्य रविवार को भी आपसे कुछ पत्रकारों ने बात की थी, उन्होंने पूछा था कि क्या परिवारवाद के खिलाफ भी चोट होगी। निकाय चुनावों में क्या ये ध्यान रखा जाएगा कि कार्यकर्ता को ज़्यादा अहमियत दी जाए? निश्चित रूप से हम लोग कार्यकर्ता के आधार पर ही व्यवस्था चलता हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ किसी के लिए आरक्षण नहीं है, परिवार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए कार्यकर्ता का आरक्षण है हमारी पार्टी में, और उस आरक्षण का लाभ मेरे जैसे बहुत लोगों ने उठाया है और हम लोग यहाँ तक आए हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विरासत की भूमिका समाप्त करनी है, परिवारवाद समाप्त करना है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परिणाम देगा, उसको आगे बढ़ना चाहिए। जी, पंचायत चुनाव जो पिछले साल हुए उसमें कुछ हल्का फुल्का एक जगह ऐसा लगा कि शायद नुकसान हुआ उस वजह से, क्या उसको भी दरकिनार किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनावों में बड़ी सफलता मिली। मुझे लगता है 90% जिला पंचायतें, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान बीजेपी समर्थक ही लोग जीते थे। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का विचार है ये कि परिवारवाद को नहीं बढ़ाना, परिवारवाद को नियंत्रित करना है, परिवारवाद को रोक कर रखना है। ये पार्टी के नेतृत्व की मंशा है और मैं उस मंशा के अनुसार काम करूँगा। जी सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति हर समय गरमाई हुई रहती है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा वक्तव्य दिया जिस पर आपने भी ट्वीट किया और कहा कि अखिलेश यादव जी को जो है अपनी पार्टी और अपने परिवार और अपने एमएलए की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे उनके एमएलए आपके टच में हैं। कितने एमएलए आपके टच में हैं? देखो, गठबंधन करके वो चुनाव लड़े 2022 का, लोकदल से गठबंधन था उनका, सुहेलदेव समाज पार्टी से था और 2-3 छोटे छोटे महान दल से था। सारे लोग उनके व्यवहार को लेकर, उनकी निष्क्रियता को लेकर आरोप लगाकर उनके गठबंधन से अलग हो गए। जहाँ तक उनके परिवार का मामला है, परिवार में उनके माननीय मुलायम सिंह जी की आज क्या स्थिति है, उनके चाचा शिवपाल जी की क्या स्थिति है, तो उन जो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा था, केशव जी के विषय में उन्होंने कहा था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि केशव जी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में एक वैचारिक आधार पर लंबे समय तक काम किया और वो अपनी जगह दृढ़ हैं। अखिलेश जी को अपने परिवार की, अपने गठबंधन सहयोगियों की चिंता करनी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं जी, लेकिन कोई एक नंबर नहीं है। नहीं, पार्टी आगे हमारी पार्टी की नीति है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों के संपर्क में है। अच्छा सर, केशव जी के बारे में उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी ने उनको एक ऐसी सलाह दी कि भाई आप बिहार से सीख लीजिए और हमारे साथ आ जाइए, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। क्या इसके मायने? देखो, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कभी नहीं रहे, वो हमारे सहयोगी दल के रूप में हमने कई चुनाव उनके साथ लड़े, लेकिन जो परिस्थिति के अनुसार कहें या उनकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, उस महत्वाकांक्षाओं को वो नियंत्रित नहीं कर पाए और उन्होंने उसके कारण ये इतना बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले भी वो 2013 में हमारे साथ हमें छोड़ कर चले गए थे, उसके बाद फिर 17 में हमारे साथ आ गए, 17 के बाद। तो उनका स्वभाव है और वो मौसम वैज्ञानिक अपने आप को समझते होंगे, लेकिन उनका असेसमेंट और आकलन बिल्कुल फेल होगा इस बार, और उनका निर्णय बिहार की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी और बिहार की जनता लोकसभा में उन्हें निश्चित रूप से इसका परिणाम देगी, सबक सिखाएगी। जी सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, मैंने आपका वक्तव्य सुना जब पहली बार आपने चार्ज लिया और आपने अपने भाषण में कहा कि हमारे लिए हमारी जो सरकार है वो पार्टी के ही एजेंडे पर चल रही है, संगठन के एजेंडे पर चल रही है और पूरा समन्वय है। क्या ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की? नहीं, कुछ मीडिया के लोगों ने ये प्रश्न किया था, तो मैंने उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही हैं और मैं अब भी कहता हूँ, और हम सब कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं और लंबे समय तक जो लोग जिन्होंने काम किया है पार्टी में, उस पार्टी के जो एजेंडा है और उस एजेंडे में जो घोषणा पत्र हैं, हमारे जो संकल्प पत्र हैं, हमने हमेशा उन आगे करके उनके चुनाव लड़ा है। हमने ये कहा है कि भाई अगर जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हम ये काम करेंगे। तो उस घोषणा पत्र को पूरा करने का काम प्रदेश की और केंद्र की सरकारें कर रही हैं। तो हम उस एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़े। उन कार्यकर्ताओं ने तपस्या की है, उस तपस्या का परिणाम हमारी सरकारें हैं और हमारी सरकारें हमारे एजेंडे के अनुसार काम कर रही हैं, हमारे घोषणा पत्र के अनुसार काम कर रही हैं, हमारे संकल्प पत्र के अनुसार काम कर रही हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे विचार से जुड़े सभी लोगों के लिए, हमारे समर्थकों के लिए गर्व की बात है। जी, एक ट्वीट जो था केशव जी का कि इस संगठन बड़ा है सरकार से, क्या उस पर भी एक इशारा था? नहीं, निश्चित रूप से सरकार से संगठन बड़ा है, संगठन ही सरकार बनाता है, संगठन के कार्यकर्ताओं की तपस्या बलिदान का ही परिणाम सरकार है। आप देखोगे 1951 में हमारे विचारधारा के आधार पर पहली बार हमने एक राजनीतिक दल का गठन किया था, हमारे लोगों जनसंघ का। तो उस समय भी हम लोगों ने एक विषय तय किए थे कि भाई जनसंघ की कभी सरकार आएगी तो धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। बाद में तय हुआ कि भगवान श्री राम के मंदिर में आने वाली बाधाएं दूर करेंगे। तो उस समय तो सरकार थी नहीं, उस समय सरकार नहीं थी। जनसंघ के गठन के बाद 63 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन उस कमिटमेंट को देश की जनता से जो हमारे लोग कर रहे थे, उस कमिटमेंट को देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया, धारा 370 हटाने का काम किया। 88 में हमने कहा कि राम मंदिर का निर्माण में बाधाएं दूर करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो वो हमारे एजेंडे के विषय ही हैं, जो हम सरकार में नहीं थे लेकिन हम लोगों से कहते थे हमारी सरकार आएगी, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें इस रूप में काम करने का अवसर मिलेगा। तो जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी के रूप में काम करने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से हमारे संगठन के जो विषय थे हमें उसके समाधान की ओर बढ़े हैं। हमने अधिकांश का कर लिया और कुछ बच्चे हैं तो उसका भी करेंगे। जी, जैसे बच्चे जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में भी उसके लिए कमेटी बनाएगी, क्या यूपी में भी? निश्चित रूप से हमारे एजेंडे के विषय हैं और हम उसे पूरा करेंगे। जी, तो ये थे नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि सरकार पूरे तरीके से संगठन के एजेंडे पर चल रही है और वाकई में संगठन जो है सरकार से बड़ा है। इनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए आप प्रिंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो कीजिए।